नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या है, कहाँ पे उपयोग किया जाता है, कैसे इसकी वर्किंग होती है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए टेम्परेचर, एंट्रोपी एंड वर्किंग डायग्राम दोनों के थ्रू बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए आप आसानी से समझ सकें। तो दोस्तों बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में देखेंगे कि बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है यह हमारा एक एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का ही प्रकार है। सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एयर रेफ्रिजरेशन मतलब जहां पे वर्किंग फ्लूइड हम यूज करते हैं एयर के लिए, तो वहां पे उसको हम बोलते हैं एयर रेफ्रिजरेशन। तो आपका जो चैप्टर है एयर रेफ्रिजरेशन, इसमें एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का ही पार्ट है या टाइप है बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन, which used nowadays in एयर कंडीशनिंग, जिसका उपयोग आजकल हम एयर कंडीशनिंग में ऑफ कमर्शियल एंड मिलिट्री एयरक्राफ्ट, जो हमारे कमर्शियल एंड मिलिट्री एयरक्राफ्ट होते हैं, इसमें हम उपयोग करते हैं एयर कंडीशनिंग के लिए किसका, बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। बूट स्ट्रैप एयर कंडीशनिंग सिस्टम यूटिलाइज हाई स्पीड एयर टू रिजेक्ट एक्सेस हीट एनर्जी फ्रॉम द एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन केबिन। मीन्स जो बूट स्ट्रैप एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, इसमें हम हाई स्पीड एयर का उपयोग करते हैं, जो एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट का केबिन होता है उससे अतिरिक्त हीट को बाहर या निकालने के लिए। इस सिस्टम में एयर भी यूज एज ए वर्किंग सब्सटेंस। ठीक, नाउ अब इसके पार्ट्स एंड वर्किंग। तो दोस्तों सबसे पहले जो भी छात्र पीके क्लासेस में अभी नहीं जुड़े हैं, पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे दोस्तों आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। पार्ट्स एंड वर्किंग। अब हम पार्ट की बात करें तो जो बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, इसमें हमारे दो हीट एक्सचेंजर हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में यदि बताऊं तो हीट एक्सचेंजर्स आपका, एक हीट एक्सचेंजर आपका ए वाला है, सेकंड हीट एक्सचेंजर आपका यहां लगा हुआ है। तो दो हीट एक्सचेंजर हैं, एक आपका मेन कंप्रेसर है और एक आपका सेकेंडरी कंप्रेसर है। मींस यहां पर दो कंप्रेसर, दो हीट एक्सचेंजर एंड एक आपका जो है कूलिंग टरबाइन। तो मींस ये हमारे इसके मेन कंपोनेंट होते हैं इस सिस्टम में, जिन कंपोनेंट की हेल्प से हम रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं एयरक्राफ्ट के केबिन के अंदर। ठीक, तो यहां पे आपको मेन कंप्रेसर, हीट एक्सचेंजर 1, हीट एक्सचेंजर 2, कंप्रेसर 2 एंड कूलिंग टरबाइन, ये आपको पार्ट आई होप आप समझ गए होंगे कि ये पार्ट कहां कहां पे डायग्राम में मेंशन है। तो इन पार्ट्स को आपको ध्यान रखना है कि इन सभी कंपोनेंट से मिलके बूट स्ट्रैप जो रेफ्रिजरेशन है वो बना हुआ है। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है, तो वर्किंग में सबसे पहले हम क्या है कि हमारा जो एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन जब खड़ा होता है कहीं भी एयरपोर्ट पर, तो तब ये सिस्टम हमारा एक तो ज्यादा सूटेबल नहीं होता है, लेकिन जब हमारा एयरप्लेन एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है, उड़ता है, तब ये हमारा सिस्टम काफी यूजफुल है। अब इसमें सबसे पहले जब हम एयरक्राफ्ट को रन करते हैं, एयरक्राफ्ट हमारा चलता है, तो जो हमारी बाहर की हवा है, एयर है, ये एम्बिएंट एयर
हमारी इस सिस्टम के अंदर इंटर करेगी, मींस क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट आपका क्या करेगा, मूव करेगा, तो यहां पे क्या होगा, जो प्रेशर है कम होगा, तो यहां पे आपकी जो एम्बिएंट एयर है यहां पे क्या होगा, इंटर करेगी इस सिस्टम में, और जिसके कारण एयर क्या होगी, रैमिंग होगी। मींस रैमिंग का मतलब होता है कि यहां पे जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो यहां पे क्या होती है, प्रेशर है जो प्रेशर इंक्रीज होता है। तो प्रेशर इंक्रीज होने के लिए हम रैमिंग बोलते हैं, क्योंकि यहां पे एरिया कम होता है। तो यहां पे जब एम्बिएंट एयर जिसका प्रेशर आपका ज्यादा है और यहां पे आपके प्रेशर कम होगा, तो बाहर की हवा आपके सिस्टम के अंदर एंटर करेगी, जहां पे एयर हमारी रैम होगी। तो रैम एयर मींस रैम एयर का जो प्रेशर है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है, और रैम एयर का प्रेशर इंक्रीज होने के बाद सम पार्ट ऑफ रैमिंग एयर इंटर इन द हीट एक्सचेंजर 1 and 2 and some part of air suck by मेन एयर कंप्रेसर। तो मींस इसमें से जो हमारी रैमिंग एयर है, ये हमारी प्रेशराइज एयर जब मेन कंप्रेसर में जाएगी, तो मेन कंप्रेसर में कंप्रेसर क्या करेगा, इस एयर के लिए कंप्रेस कर देगा। तो एयर को कंप्रेस करने से क्या होगा, एयर का प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों ही क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो मेन कंप्रेसर में जब एयर कंप्रेस होगी तो प्रेशर एंड टेम्परेचर बढ़ जाएंगे। दिस मेन कंप्रेसर ऑपरेटेड बाय मोटर या इंजन पावर। इसके बाद जो हमारा कंप्रेस्ड एयर है वो मेन कंप्रेसर से बाहर निकल के जाएगी, तो जिसमें से कुछ पोर्शन हमारा एयर का कंबस्टन चैम्बर में चला जाएगा, जहां पे फ्यूल के साथ हमारा कंबस्टन होगा, और कंबस्टन में जो गैसेस रिलीज होंगी, ये गैसेस आगे गैस टरबाइन में जाएंगी। तो गैस टरबाइन में पहुंचने के बाद उसको रोटेट करेंगी, और गैस टरबाइन की शाफ्ट से हमारे मेन कंप्रेसर की शाफ्ट भी जुड़ी होती है। तो ये कंप्रेसर को हमें अब इंजन या इसके पावर की जगह इसी गैसेस के पावर से ऑपरेट होने लगेगा। बाकी की कुछ पार्ट जो हमारा मेन कंप्रेसर की प्रेशराइज एयर टेम्परेचर है, जो ये आगे मूव करके सबसे पहले हीट एक्सचेंजर 1 में एंटर करेगा, क्योंकि इसका नाम है हीट एक्सचेंजर, जहां पे हीट क्या होना है, एक्सचेंज होना है। तो मींस जब एयर कंप्रेस हुई है तो प्रेशर टेम्परेचर दोनों बढ़ गए हैं, लेकिन जब हीट एक्सचेंजर फर्स्ट में एंटर करेंगे और ऊपर से हमारी रैमिंग एयर हीट एक्सचेंजर 1 में एंटर करेगी, तो जो रैमिंग एयर है इसका टेम्परेचर कम है, और जो मेन कंप्रेसर से एयर आ रही है इसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो यहां पे क्या होगा, हीट एक्सचेंज होगी। हीट एक्सचेंज होगी तो कंप्रेस्ड एयर जो मेन कंप्रेसर से आ रही थी वो ठंडी हो जाएगी, उसका टेम्परेचर घट जाएगा, और जो हमारी रैमिंग एयर है वो एग्जिट जेट के थ्रू हीट एक्सचेंज करते हुए बाहर सराउंडिंग में रिजेक्ट हो जाएगी। इसके बाद दिस चिल्ड या कूल्ड एयर अगेन इंटर इनटू द कंप्रेसर सेकंड। अब इसके बाद एयर आगे कंप्रेसर सेकंड में जाएगी, जहां पे यहां पुनः कंप्रेस होगी, जिससे प्रेशर बढ़ जाएगा, और एयर कंप्रेस होके हमारी आगे मूव करेगी हीट एक्सचेंजर 2 में। तो यहां पे फर्दर हीट एक्सचेंजर होगी रैमिंग एयर के थ्रू, क्योंकि एक साइड से रैमिंग एयर इस टिप के सराउंडिंग में फ्लो होगी डाउनवर्ड और एग्जिट हो जाएगी सराउंडिंग में, और यहां से कंप्रेस्ड हमारी जो एयर है वो हीट एक्सचेंजर 2 से जब पास होगी तो ये अगेन हमारी एयर क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, क्योंकि यहां भी हीट एक्सचेंज होगी। तो यहां पे आपका टेम्परेचर ड्रॉप होगा, और यहां से ठंडी एयर आपकी जाएगी कूलिंग टरबाइन में। अब कूलिंग टरबाइन को हम इस तरह से मैनेज करते हैं कि हमारे केबिन में कितने टेम्परेचर पर एयर रिक्वायर्ड है वो टेम्परेचर हम यहां से गेट करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो जब हमारी ये एयर कूलिंग टरबाइन में पहुंचती है तो यहां पे एक्सपेंड होती है, ड्यू टू एक्सपांशन इट्स टेम्परेचर रिड्यूस। ये हमारी एयर और ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होने के बाद इसको हम एयर को रिलीज कर देंगे, कहां पे, एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन के केबिन में, जहां का हमको 22 डिग्री टेम्परेचर
या जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो मैनेज करना है, वहां पे एयर हमारी सप्लाई हो जाती है। तो कूलिंग टरबाइन जो है एज ए एक्सपेंडर काम करता है, जहां पे हमारी एयर एक्सपेंड होती है और टेम्परेचर और डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, अब दोस्तों बात ये आती है कि आखिर जरूरत क्यों है? क्योंकि हम जब हाई एल्टीट्यूड पर पहुंचते हैं तो वहां तो टेम्परेचर कम होता है और एयर का प्रेशर भी कम होता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि हाई एल्टीट्यूड पर जब हमारा एयरक्राफ्ट एरोप्लेन 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो वहां पे जो एयर है, एयर हमारी जब इसकी बॉडी से टकराती है तो ड्यू टू फ्रिक्शन हीट जनरेट होती है। घर्षण के कारण इतना गर्म हो जाएगा कि यदि वहां का टेम्परेचर आप मैनेज नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सेकंड, इंजन की हीट भी आती है। इंजन की हीट हो गई, जितने भी आपके पैसेंजर्स वगैरह हैं या जो बैठे हुए हैं उनकी बॉडी से भी हीट रिलीज होती है। तो इसलिए हमको हाई एल्टीट्यूड पर भी हमें जो एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन होते हैं वहां पे एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता होती है। एक तो प्रॉपर टेम्परेचर केबिन का मेंटेन रखना, इसके बाद जो हमारे खाने पीने की चीजें होती हैं, फूड्स वगैरह होते हैं, वहां का टेम्परेचर अलग मेंटेन रखना। इसलिए हम एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का उपयोग करते हैं। इसके बाद दोस्तों इसको हम टीएस डायग्राम से समझेंगे। टीएस डायग्राम से समझने से आपकी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बनाना आसान हो जाएगा। तो यहां पर टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम में जो हमारी पॉइंट 1 दिखाया है, ये पॉइंट 1 रिप्रेजेंट करता है एम्बिएंट प्रेशर के लिए, मींस हमारे जो वायुमंडल का दाब है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट 1, जिसको हम दिखा रहे एम्बिएंट प्रेशर। हमारे वायुमंडल की में जो हवा है उसका दाब और ताप। इसके बाद जैसे ही हमारी एयर रैमिंग होती है, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट या हमारा प्लेन उड़ेगा तो यहां पे क्या होगा, इसका प्रेशर इंक्रीज होगा, तो इसका प्रेशर बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो रहा है, 1 से हम पहुंचेंगे पॉइंट 2 पे। तो जो 1-2 है, 1-2 हमारी रैमिंग ऑफ एयर है, मींस प्रोसेस 1-2 में एयर रैमिंग होती है। इसके बाद जैसे एयर आपकी रैमिंग हो गई, यहां पे प्रेशर और टेम्परेचर दोनों आपके इंक्रीज हो गए। इसके बाद हम जो नेक्स्ट प्रोसेस 2-3 होगी, ये एयर हमारी मेन कंप्रेसर में जाएगी तो कंप्रेस होगी तो प्रेशर बढ़ के कहां पहुंचेगा, 2 से 3 पे। मींस इसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ के पहुंच गया पॉइंट 2 से कहां पे, 3 पे, क्योंकि एयर कंप्रेस हो रही है। तो ये दिस इज प्रोसेस 2-3 जो है, इट इज ए कंप्रेशन ऑफ एयर बाय मेन कंप्रेसर। इसके बाद जैसे हम मेन कंप्रेसर के बाद हमारी एयर हीट एक्सचेंजर फर्स्ट में पहुंचती है, तो यहां पे हीट एक्सचेंज होने के कारण एयर ठंडी होती है, जिसके कारण इसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा। तो हम 3 से कहां आ जाएंगे, 4 पे, जहां पे हीट रिजेक्ट हो रही तो एंट्रोपी भी डिक्रीज हो रही है। करस्पॉन्डिंग आपका 3 से 4 तक जो टेम्परेचर है वो भी कम हो रहा है। तो प्रोसेस 3-4 जो है वो आपकी कूलिंग ऑफ कंप्रेस्ड एयर बाय हीट एक्सचेंजर 1। क्लियर? नाउ जैसे हीट एक्सचेंजर 1 के बाद हम आगे मूव करते हैं तो हमें मिलता है सेकंड कंप्रेसर, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी कंप्रेसर के कारण फिर से एयर हमारी कंप्रेस होगी, तो यहां पे पुनः आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है 4 से लेके 5 तक, क्योंकि सेकेंडरी कंप्रेसर में जो हमारी ठंडी हवा जाएगी पुनः कंप्रेस होगी, तो ड्यू टू कंप्रेशन प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ आर इंक्रीज। तो यहां पे 4-5 जो प्रोसेस है, एक कंप्रेशन ऑफ एयर बाय कंप्रेसर 2। इसके बाद फिर हमारा सेकंड हीट एक्सचेंजर में एंटर करेगी, तो फिर ठंडी होगी, तो हम 5 से कहां पे आ जाएंगे, 6 पे। तो जो प्रोसेस 5-6 है, ये है कूलिंग ऑफ कंप्रेस्ड एयर बाय हीट एक्सचेंजर 2। यहां पे हमारी हीट एक्सचेंजर 2 से फिर ठंडी होगी। तो यहां पे आपको डायग्राम देख पा रहे हैं कि 5 से 6 के बीच में आपका जो टेम्परेचर है वो घट रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। इसके बाद हम 6 से 7 की बात करेंगे। तो यहां पे आपके 6 से 7 में जब हम पहुंचते हैं तो यहां पे हमारा कूलिंग टरबाइन लगा होता है। तो कूलिंग टरबाइन में क्या होगी, जो आपकी हीट एक्सचेंजर 2 से हमारी ठंडी हवा इसमें पहुंची है,
ए हमारी क्या होगी, एक्सपेंड होगी, तो ड्यू टू एक्सपेंशन इट्स टेम्परेचर रेड्यूस, इसका टेम्परेचर आपका 6 पॉइंट से 7 पॉइंट तक क्या होगा, घट जाएगा और एयर और ठंडी हो जाएगी। और ठंडी होने के बाद अब हमें जितना प्रेशर और टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, एक कूलिंग टरबाइन उस प्रेशर पे इस एयर को कहां भेज देगा, केबिन के अंदर भेज देगा। तो 7 के बाद हम चाहें तो 0.8 लिख सकते हैं, तो 7-8 हमारी केबिन में एयर पहुंच जाएगी। इस प्रकार से बेसिकली हमारी जो बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो काम करता है। तो यह वाली जो साइकिल इस वीडियो में एक्सप्लेन की है, ये विदाउट एवेपोरेटिव कूलिंग है, क्योंकि 2 कंडीशंस में होती है बूट स्ट्रैप, एक विद एवेपोरेटर कूलिंग और एक विदाउट। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा, तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।